नमस्कार दोस्तों नेताजी से जुड़ी जितनी भी बातें हम करेंगे, जितने भी प्रसंगों को हम छुएंगे, उन प्रसंगों से अजीब अजीब रहस्य जो उनकी परतें खुलती जाती हैं। और समझ ही नहीं आता कि एक आदमी कितना ज़्यादा विशाल हो सकता है। उसकी सोच का दायरा, उसकी चिंतन का जो क्षेत्र है, और उसके बाद उसकी दूरदृष्टि। और यदि उसे दिव्य दृष्टि कह दें तो भी कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं होगा। ऐसा व्यापक व्यक्तित्व संभवतः भारतीय इतिहास में ढूंढना आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा। मित्रों, मैं आज एक प्रसंग को लेकर आपसे थोड़ी सी बातें साझी करना चाहता हूँ। हिटलर और नेताजी वैचारिक रूप से कभी भी हिटलर के या उसके नाज़ी जो अत्याचारों के जो किस्से थे उनसे कभी भी सहमत नहीं रहे, कभी भी। वैचारिक रूप से उनका बिल्कुल दुराव था इन बातों को, और कई बार वो कुछ एक अवसरों पर निंदा भी कर चुके थे। लेकिन इसके बावजूद उन्हें ये लगता था कि जितना ज़्यादा ब्रिटिश साम्राज्य फैला हुआ है, और उनसे ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लेने के लिए और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए एक सिद्धांत है, प्राचीन काल से चला आ रहा है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस नाते से, इसी सोच के नाते से उन्होंने योजना बनाई कि मुझे हिटलर से मिलना चाहिए। और योजना बनाई, और योजना के बाद इन्होंने वहाँ की सरकार को सूचित किया कि वह स्वयं जर्मनी आकर हिटलर से मिलना चाहते हैं। उनको अनुमति दे दी गई वहाँ आने की, लेकिन साथ ये भी कह दिया गया कि मिलेंगे तभी जब हिटलर चाहेंगे। बहरहाल तय हो गया कि मिलेंगे ज़रूर, लेकिन कब मिलेंगे ये कहा नहीं जा सकता। और इसी बीच में ये भी उनसे कहा गया, नेताजी से, कि आप जो बात करना चाहते हैं उसका अपना एक ब्रीफ तैयार कीजिएगा और वो ब्रीफ पहले हमें दीजिएगा, और उसके बाद हिटलर से कोई बातचीत आपकी हो पाएगी। और उसके बाद मित्रों ये भी हुआ कि हिटलर जैसे व्यक्ति से मिलना और उससे सीधी सादी सामान्य बात कर लेना ये संभव नहीं था। ये उनको ब्रीफिंग में बता दिया गया था कि आप जितना स्पष्ट होकर, संक्षिप्त होकर उसके सामने जाएंगे उतना आपके लिए हितकर होगा। इससे ज़्यादा बात वो नहीं करते किसी से भी। और दूसरी बात जो नेताजी के मन में ये भी थी कि एक दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो बात तो थी सिद्धांत रूप में। लेकिन एक बात ये भी थी कि वहाँ हिटलर के माध्यम से बहुत सारे भारतीय युद्धबंदी, उनको अपनी आज़ाद हिंद फौज में भर्ती किया जा सकता है। उसमें दो बातें होंगी। एक तो ये है कि उन फौजियों का इस्तेमाल उसी ब्रिटिश साम्राज्यवाद से होगा जिसके खिलाफ हिटलर लड़ता रहा है, दुश्मनी है। और दूसरा ये है कि वे लोग अपने देश के लिए मर मिटना ज़्यादा अच्छे ढंग से कबूल करेंगे, पूरी आस्था के साथ, बनिस्बत इसके कि उसकी जेलों में सड़ के मर जाएं। ये स्पष्ट था उनके जहन में, बातें उनके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट थी। और मित्रों, ये भेंट जो है वो बड़ी विचित्र हुई। आखिर जब भेंट का समय तय हुआ तो उनको एक हॉल में नेताजी को बैठा दिया गया, और हॉल के एक द्वार से प्रवेश हुआ एक व्यक्ति का, बिल्कुल हिटलर जो उन्होंने कल्पना की थी वही चित्र। और नेताजी खड़े नहीं हुए। बड़ा अजीब लगा। और थोड़ी देर में वही आदमी, दूरी तो बनी हुई थी, बीच में डिस्टेंस बहुत था, और वही आदमी वापस चला गया। थोड़ी देर बाद वैसा ही एक व्यक्ति और चला आया, लेकिन उसके आने के बाद भी नेताजी खड़े नहीं हुए। और जब तीसरा व्यक्ति बैक डोर से आया, पीछे वाले दरवाजे से, उसने आकर नेताजी के कंधे पे हाथ रखा। नेताजी फौरन मुड़े, उन्होंने कहा, हिटलर। और वह व्यक्ति हैरान था। उसने भाषा के बारे में, ऐसा नहीं था, वहाँ भाषा बाधा नहीं थी नेताजी के लिए भी, जहाँ जा रहे हैं वहाँ की भाषा उन्हें मालूम थी, बात कर सकते थे। और उन्होंने हिटलर जब कहा तो हिटलर का एकदम चेहरा हक्का बक्का रह गया। कहता, आपने कैसे पहचाना? कहता है, किसी माई के लाल में ये हिम्मत नहीं है कि वो नेताजी के कंधे पे हाथ रख सके।
और ये बात जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कही कि ये सिर्फ हिटलर ही रख सकता है कंधे पे हाथ, कोई दूसरा नहीं रख सकता। मैंने इसलिए पहचान लिया जो पहले चेहरे आए थे वो डुप्लीकेट हिटलर थे। मैं उनके बारे में सारी कहानियाँ पढ़ चुका हूँ कि आप अपने मुलाकातियों को पहले डुप्लीकेट हिटलर से मिलवाते हैं और डुप्लीकेट हिटलर जब कोई निर्णय नहीं ले पाता या कोई बात नहीं बन पाती फिर असली हिटलर से बात होती है। ये बातें सारी की सारी मुझे मालूम है, मैं पूरा ब्रीफ लेके आया हूँ। ये मुझे मालूम है कि मेरे कंधे पर हाथ रखने की हिम्मत सिवाय असली हिटलर के और कोई नहीं कर सकता। ये आत्मविश्वास देखिए। और उसके बाद उन्होंने बड़ी स्पष्ट शब्दों में की कि मैं चाहता हूँ कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना विधिपूर्वक यहाँ हो, सरकार बने, निर्वासित सरकार की स्थापना हो देश की, मेरे देश की, और उसको आप लोग मान्यता दें। और जितने भी युद्ध बंदी आपके पास हैं या उत्तरी अफ्रीका में हैं या आसपास के जहाँ भी आपके संपर्क हैं उनके पास जो भी हमारे देश के भारतीय युद्ध बंदी के रूप में हैं उन्हें मेरे हवाले किया जाए। उससे आपका लाभ ये होगा कि आपको व्यर्थ में उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा और मेरा लाभ ये होगा कि वे लोग आने वाले वक्त में अपने देश के लिए, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। हिटलर को ये बात बड़ी पसंद आई और उसके बाद मित्रों बातचीत चली भी कुछ देर, उनको वहाँ रहने का मौका भी मिला, उनको रखा भी सम्मान से गया था। यद्यपि ये ज़रूर था कि विदेश मंत्रालय कोई उच्चाधिकारी उसको रिसीव करने के लिए हवाई अड्डे पर नहीं गए थे, तो वो एक प्रोटोकॉल्स है। जब तक आपकी कोई निर्वासित सरकार नहीं है, जब तक आप मान्यता प्राप्त व्यक्ति नहीं हैं, तब तक वहाँ की सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो आपको रिसीव नहीं करेंगे। लेकिन उनके वहाँ पर रहने का जो प्रबंध था वो उसी स्तर पर किया गया जिस स्तर पर किसी विदेश के बहुत बड़े महानायक का किया जाता है। तो मित्रों ये अजीब अजीब कहानियाँ हैं और उसके बाद क्या हुआ वो लंबी दास्तान है और ये लगातार सतत चलती रहेगी। आप उनके बारे में जब कभी मौका मिले कुछ पन्ने ज़रूर देखिएगा, आपको बड़ी अद्भुत सामग्री मिलेगी। शुक्रिया दोस्तों।